नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। अब केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों के सर्कल रेट पर दी जा रही 20% छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। अब फिर से संपत्ति की खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन तक का अधिक खर्च बढ़ेगा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक संपत्ति के सर्कल रेट पर 20% छूट देने की घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों की खरीद पर सर्कल रेट पर देने वाली 20% छूट का ऐलान आवासीय, वाणिज्य और औद्योगिक तीनों वर्गों के लिए किया था। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2021 तक इस छूट का ऐलान किया और फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2021 के बाद में लोगों को राहत देने के लिए जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक सर्कल रेट पर मिलने वाली छूट को बढ़ाया गया था। इस पर केजरीवाल सरकार ने अब साफ कह दिया है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे की कथित नाराजगी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ऐसी खबरें सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं हैं, बल्कि कुछ विधायकों के साथ वो गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ये सच है कि विधान परिषद चुनाव के बाद सोमवार को रात में ही कुछ विधायकों ने संपर्क उनसे टूट चुका था, लेकिन पार्टी अब उनमें से कुछ तक पहुंचने में सफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं है, लेकिन उनके साथ संपर्क हो गया है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के जाने से और उनके साथ जाने वाले विधायकों की संख्या के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि प्रदेश में एमवीए की सरकार सही तरह से चल रही है और कोई खतरा नहीं है। एक दिन पहले ही सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में हार से झटका लगा था। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एमवीए के घटक हैं। इससे पहले राज्यसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका लग चुका है। बीजेपी का यह कहना है कि प्रदेश में सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। और अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार की तलाश पूरी हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई गई थी और बैठक के बाद विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में कल विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा एक पूर्व नौकरशाह है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। हालांकि साल 2022 की शुरुआत में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इससे पहले गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की पेशकश करते हुए उसको ठुकरा दिया था और राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों को लेकर गहराई से विचार विमर्श करने के बाद मैं पता हूं कि विपक्ष का उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि जो कि विपक्षी एकता के अलावा राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय माहौल पैदा करे। और अगली खबर है बरेली से, जहां पर आंवला थाना पुलिस ने विकासनगर कॉलोनी के एक बंद मकान में नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने इस मौके से नकली पान मसाला बनाने का लाखों रुपए का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकली केमिकल समेत कई सामान बरामद किए। आपको ये भी बता दें कि नकली फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया है, जबकि उसके कई साथी मौके से फरार हो गए। नकली पान मसाला फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और आंवला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी रात के अंधेरे में नकली पान मसाला बनाकर देहात क्षेत्र में बेचते थे। मौके से बरामद माल को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है।
और इस बीच लखनऊ में बनने जा रहा डॉग पार्क, उसको लेकर अब पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तंज कस दिया है। उन्होंने यूपी सरकार से पूछा कि इस पार्क के लिए बजट कहां से आया। साथ ही ये भी पूछ डाला कि ये पार्क केवल कार जीप से आने वाले कुत्तों के लिए तो नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में डॉग पार्क बनवाएगी। इसके लिए 20 जून को टेंडर का नोटिस भी जारी किया गया। अब इस टेंडर नोटिस को फोटो शेयर कर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को ये ट्वीट किया कि अब गुल्लू के लिए पार्क बनवाने का बजट कहां से आ गया। उस पार्क तक पहुंचने के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों से अब गुल्लू बस सेवा भी शुरू करने की कृपा करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कुल 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस सूची में वाराणसी के कई न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर का भी तबादला बरेली कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि प्रदेश भर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश रैंक के 285 न्यायिक अधिकारी, सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक के 121 न्यायिक अधिकारी और सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के 213 न्यायिक अधिकारियों के तबादले में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर का नाम भी शामिल है। कुछ दिन पहले ही उन्हें धमकी भरा एक पत्र मिला था। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए तबादला आदेश में स्थानांतरित किए गए सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा गया है कि उन्हें हर हाल में 4 जुलाई 2022 तक अपना कार्यभार सौंपना होगा और इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से जारी कर दी गई है। और दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की आपूर्ति के सक्रिय रूप से शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी भी एक अधिकारी ने मंगलवार को ही दी और आरोपी की पहचान शेख सफीकुल उर्फ सैकुल उर्फ कैता के रूप में हुई है। उसके खिलाफ दिल्ली एनसीआर के कई थानों में डकैती और हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे में आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों पर गोली चलाने, झपटमारी, घर में सेंधमारी और चोरी के भी कई मुकदमे इस शख्स पर दर्ज किए जा चुके हैं। 30 मामले कुल मिलाकर इस आरोपी पर पहले से ही दर्ज हैं और पुलिस उपायुक्त ने कहा है कि भलसवा डेरी इलाके में आरोपी शेख सफीकुल ने मौजूदगी के संबंध में एक खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम गठित की गई जिसने आरोपी को भलसवा डेरी बस स्टैंड से एक देसी पिस्टल के साथ पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा भी किया कि वो अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल है और आज ही वो इलाके के अपने साथियों और अपराधियों को हथियार देने जा रहा था। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बताते चलें कि अलीगंज इलाके से मामला सामने आया है, जहां अलीगंज के रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ को महिला जालसाज ने शादी का झांसा दिया, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए उससे ठग लिए गए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल अलीगंज इलाके में 70 साल के बुजुर्ग फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ रहते हैं। चिकित्सक के मुताबिक वो वर्तमान में मुरादाबाद के एक नामी अस्पताल में बतौर मुख्य चिकित्सक अधीक्षक और कंसल्टेंट के तौर पर तैनात हैं। उनकी पत्नी का देहांत 2019 में हो गया था। इसके बाद से वो अकेले रहने लगे। अकेले होने के कारण उन्होंने दूसरी शादी करने का मन बनाया। इसी के लिए उन्होंने एक नामी अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन भी दिया था। इसी विज्ञापन के जरिए कई शादी के प्रपोजल्स आए। चिकित्सक के मुताबिक उनको कृषा नाम की जो लड़की है, जो महिला है, उसने भी प्रस्ताव भेजा और उनसे व्हाट्सएप चैट और मोबाइल के जरिए संपर्क हुआ। 2 मार्च से लगातार संपर्क रहा और कृषा ने खुद को 40 साल की तलाकशुदा महिला बताया। उसने भी बताया कि वो यूएसए के फ्लोरिडा में मियामी सिटी की रहने वाली है। वो पेशे से मरीन इंजीनियर है और एक अमेरिकन शिपिंग कंपनी में अभी बड़े कार्गो शिप पर तैनात है। करीब 1.5 महीने बाद कृषा ने मुंबई आने की बात कही और उसके बाद शादी का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया।
और छत्तीसगढ़ के बालोद में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से उसे निलंबित करने की अनुशंसा की गई और अधिकारियों ने यह बताया है कि इस संबंध में पुलिस में भी मामला दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल जिला संपर्क कार्यालय बालोद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गुरूर विकासखंड के एक शासकीय हाई स्कूल में एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप था। इसके बाद कलेक्टर जनजय महोबे ने घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। इस संबंध में एक जांच समिति भी गठित की गई और जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई है। इसमें आरोपी शिक्षक कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी व्याख्याता ने निलंबन की कार्रवाई के लिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को पत्र लिखा है। और इस बीच आज फिर एक बार ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी 4 दिन से पता नहीं क्या पूछ रही है और कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए ताकि उसका लिंक सभी मीडिया हाउसेस को दिया जाए और पूरा देश देख सके कि आखिर ईडी पूछ क्या रही है और राहुल गांधी जवाब क्या दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस ने मदद कर दी तो कोई अपराध नहीं किया। सीएम ने आगे कहा है कि वो सीधे शब्दों में कहते हैं, भाई भाई को अगर मदद कर दे या बाप बेटे की मदद कर दे तो वो अपराध नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में नहीं आता है। वो कांग्रेस ने अपने ही अखबार नेशनल हेराल्ड की मदद कर दी तो पूछताछ हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम में नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई थी और इसी अखबार को आजादी में इसकी अहम भूमिका रही। उसको जीवित रखने में कांग्रेस ने मदद कर दी है, लोन दे दिया तो कोई अपराध नहीं किया। जिन अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड पर पाबंदी लगाई थी, इस मामले में ईडी 4 दिनों से पूछताछ कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना और हमारे नेताओं को परेशान करना। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को बचाने की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को सौंप दी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के करीब 2 दर्जन विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए सूरत के एक होटल में डेरा डाला। विधायकों के साथ साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं और अब विधायकों का यह समूह असम के गुवाहाटी पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान सामने आया। जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना ने मुंह की खाई। शिवसेना की सरकार विधायकों का विश्वास खो चुकी है और हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, उनका कुंभा बिखर रहा है। पवैया ने आगे ये भी कहा कि अब महाराष्ट्र को हम राजनीतिक संकट में नहीं डालना चाहते। महाराष्ट्र की सरकार का पतन उनके ही कुंभे द्वारा होने वाला है। और इस बीच नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस के जो कब्जे में है वो आ गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने थाना फेज 2 की पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ की और बाइक सवार दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गए हैं। उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से पुलिस ने लूटी हुई 2 चेन, अपाचे बाइक, जिंदा कारतूस और 2 अवैध असला बरामद किए हैं। दरअसल घायल अवस्था में इन दोनों को थाना फेज 2 पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नोएडा में कई चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायल शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोमवार की शाम के समय थाना फेज 2 पर 112 नंबर के माध्यम से एक व्यक्ति की सोने की चेन या बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा छीनकर भागने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तरफ से चारों तरफ से चोरों को घेरने की कोशिश की, चेकिंग शुरू की गई और इसी बीच सेक्टर 82 से गंदनाले की तरफ से सफेद रंग की अपाचे बाइक पर 2 व्यक्ति आते दिखे। पास आने पर उनको रुकने का इशारा किया गया तो दोनों बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे और खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस पर हमला कर दिया और फायरिंग करने लगे।
इस बीच वो भागने की कोशिश में ही थे, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जब फायरिंग की गई, दोनों बदमाश विकास चौहान उर्फ विक्की और रामू यादव, उनके पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो घायल हुए। और दोनों बदमाशों ने पूछताछ पर एनसीआर क्षेत्र में जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की बाइक से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल के जाने वाली महिलाओं और पुरुषों की चेन खींचने की बात कबूल की है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।